अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद लॉकडाउन में नरमी का आगाज। 2 माह बाद कौमी असम्बली का इजलास, वजीर आजम पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर ऐवान से गैर हाजिर। असम्बली इजलास का फायदा किसे हुआ, ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। IMF की जानिब से टैक्स वसूलियों के लिए कड़ी शराइत। क्या हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे पाएगी? और फिर आम आदमी का मुकदमा लेकर मीरे रियासत के दर पर दस्तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए जो लॉकडाउन किया था, अब उस लॉकडाउन में काफी हद तक नरमी आ चुकी है। कारोबारी जिंदगी जो गुज़श्ता 2 माह से बुरी तरह मुतासिर था, अब एक बार फिर बहाली की जानिब गामजन दिखाई देता है। मुल्क के बड़े शहरों में जहां मार्केटें वीरान थी, आज से वहां रौनकें तो जैसे लौट आई हैं। यूं मालूम होता है कि जैसे कोरोना जो आज से पहले खतरनाक दुश्मन था, अब उसने हमसे दोस्ती कर ली है। मगर सवाल यह है कि क्या कोरोना वाकई अब खतरा नहीं रहा? क्या कोरोना अब कदरे कम खतरनाक हो चुका है? क्या हम एक खतरनाक दुश्मन को अपना दोस्त समझकर कोई गलती तो नहीं कर रहा है? मुल्क में आज अब तक कोरोना वायरस से 13 अमवात रिपोर्ट होने के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 679 हो गई है, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दका मरीजों की तादाद इस वक्त 31,478 तक जा पहुंची है। अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 245 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 200 और पंजाब में 197 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में 26, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 4 और आज़ाद कश्मीर में मुहलिक वायरस से 1 शख्स जाँ बहक हुआ है। यानी कोरोना ने अभी अपनी रविश नहीं बदली है और मुल्क में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 31,000 से तजावुज कर चुकी है, लॉकडाउन में नरमी लाना पाकिस्तान की हालिया तारीख में किसी भी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुश्किल तरीन, नतीजा खेज और मुतनाज़ फैसलों में से एक है। आज हुकूमत की जानिब से उठाए गए हालिया इकदामात, मुतनाज़ बयानात और गैर मुबहम फैसलों की गूंज कौमी असम्बली के इजलास में भी सुनाई दी। आज होने वाले इजलास में ना तो वजीर आजम आए और ना ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने शिरकत की। इजलास से खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात की तौजीह पेश की कि हमारे मुल्क में लॉकडाउन में नरमी क्यों की गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन को ईज कर दिया गया, ये कैसी हुकूमत है? ये कैसे फैसले करती है? ये कितने अनाड़ी हैं, ये कितने अनजान हैं। एक तरफ कोरोना जो है वो पीक कर रहा है, राइजिंग इन्फेक्शंस हैं और आप लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं। तो ये क्या हिमाकत कर रहे हैं? ये बहुत बहस चली, वो बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है जनाब स्पीकर, ये बहस पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका की रियासतों के अंदर बहस है, यूरोप के अंदर बहस है। कल जर्मनी के अंदर लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज हुआ। आज इटली जो एपी सेंटर था यूरोप का, आज वो ईज कर रहा है, वो लॉकडाउन ईज कर रहा है। आज यूरोप का हर मुल्क जो इसमें जकड़ा रहा है, वो देख रहा है, जो इकोनॉमिक रिसेशन को देख रहा है, जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन को देख रहा है। और आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर 3% से ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है मिस्टर स्पीकर, दैट कम्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। वजीर खारजा की मंतक वही है जो वजीर आजम पाकिस्तान की मंतक है। गुज़श्ता सियासी जमातों ने मुशावरती बैठक की। वजीर खारजा ने बताया कि तमाम सियासी जमातें इस नतीजे पर पहुंची कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। वजीर खारजा का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों को मुंतकिल हो चुका है। गुज़श्ता 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, जबकि गुज़श्ता 10 साल पंजाब में नून लीग की हुकूमत रही है। हमें जो खदशात थे, अगर वो होते तो सिस्टम अब तक तबाह हो चुका होता। ने यह भी कहा कि सिंध जहां से पहले एक विफाक की खुशबू आया करती थी, आज वहां से सुबाइयत की बू आ रही है। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हम वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है? आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है? आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सुबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है और मैं समझता हूं कि इसमें हमें नजरसानी करनी होगी। जनाबे वाला, वक्त आ गया है। पेंडेमिक कौन सा तकाजा कर रहा है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान कार्ड की जरूरत है और पाकिस्तान कार्ड को हम सामने रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
दूसरी जानिब साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती लॉकडाउन की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि लॉकडाउन होता है, ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है ये कोई पता नहीं, मगर हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर कंफ्यूज रही है। हमारे पिछले 2 माह में 26 फरवरी की डेट जो है जनाब इन्होंने बताई है पहले कोरोना केस की, जैसे जैसे बतदरीज कोरोना की अमवात और कोरोना की इन्फेक्शन में इजाफा होता गया है। जब चंद अमवात थी और 1000-2000 के करीब हमारी इन्फेक्शंस थी तो हमने लॉकडाउन का फैसला किया, कंप्लीट लॉकडाउन का। जब ये अमवात जो हैं कहीं 100-150 के करीब पहुंची तो हमने कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। जब बात हुई वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा और मई में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब मई आया तो हमने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया। यानी जिस वक्त लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था उस वक्त लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है। वफाकी हुकूमत की ये मंतक समझ नहीं आती है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18वीं तरमीम की आड़ में वफाक ने मामलात सूबों पर डालने की कोशिश की। बॉर्डर्स एरिया, एयरपोर्ट्स पर करंतना मराकज़, ये वफाक की जिम्मेदारी थी। 18वीं तरमीम एक आइनी मुसविदा है जो 50 की दहाई में मुकम्मल हो जाता तो शायद मशरकी पाकिस्तान भी ना टूटता। 18वीं तरमीम को लेकर ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। जनाब वाला उन्होंने 18th अमेंडमेंट की भी बात की। उनकी तकरीर में अगर आप एनालिसिस करें 18th अमेंडमेंट का कम से कम उन्होंने 8-10 दफा जिक्र किया है और एक शिकवे के तौर पे बात की है कि जी ये सूबों के पास जो है इख्तियारात चले गए हुए। जनाब डिप्टी स्पीकर 18th अमेंडमेंट 2010 में पास हुई, 63 साल उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए हो गए थे। सूबाई खुद मुख्तारी 50 की दहाई के शुरू से लेकर 2010 तक एक इशू रही। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। अगर ये 50 की दहाई में सेटल हुआ होता, 60 की दहाई में सेटल हुआ होता तो हो सकता है मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो है। इजलास से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीटीआई हुकूमत कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं कर रही और सिंध में रिलीफ के सामने पीटीआई रुकावटें खड़ी कर रही है और मैं मुतालबा करता हूं कि गवर्नर सिंध आज ही इस ऑर्डिनेंस को मंजूर करें। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जहां हम काम करने की कोशिश करते हैं वो काम करने नहीं देते। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हुकूमत को मुखातिब करते हुए उनका यह भी कहना था कि कोरोना की वबा के मौके पर ऐसे बयानात ना दें जिस तरह की बयानबाजी आप करते हैं। हम इमरान खान को अपना वजीर आजम मानते हुए कहेंगे कि आगे बढ़ें क्योंकि मुझे आपसे लड़ना नहीं है बल्कि मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा ने तफ्ताद और तबलीगी जमात से मुताल्लिक बात की लेकिन हम कहते हैं कि हमने उनको आगाही नहीं दी और उनको ज़रूरी अशिया नहीं पहुँचाई गई। आपकी बद इंतज़ामी की वजह से तबलीगी अफराद भी वायरस से मुतासर हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कोरोना वायरस पर काम करने को तैयार हैं और वजीर आजम को अपने बैटिंग ऑर्डर पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिम्मेदार अरकान को हमारे साथ बात करने के लिए मुंतखब करें जो तमीज से बात कर सके। इसमें जो इजाफा हुआ है, चाहे वो सूबाई सिंध का इजाफा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इजाफा हो, उसमें 90% जो वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं, वो सूबाई रिसोर्सेज है। आज पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी इससे भी ज्यादा हो सकता था। एनडीएमए का चेयरमैन ने पाकिस्तान के लिए 50,000 टेस्ट पर डे का जो टारगेट है वो खुद रखा था। आज तक हम उस पॉइंट पे नहीं रीच किए हैं, वो इसलिए कि वफाकी हुकूमत से वो मदद नहीं दी जा रही है। उसका नुकसान ना सिर्फ एक सूबा तक महदूद रहता है मगर आपको जो खैबर पख्तूनख्वा का जो शराय अमवात में उसमें भी नजर आता है। इसलिए दुनिया भर में ये भी स्टेटिस्टिक्स, ये भी फैक्ट, ये भी आपको बताती है कि अगर आपका टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, जहां सबसे कम टेस्ट हुए हैं उतना वहां सबसे ज्यादा शराय अमवात हुआ है। और पाकिस्तान में भी वैसे ही है। जिस सूबा में सबसे
कम टेस्ट किए गए हैं, सबसे कम टेस्टिंग कैपेसिटी है, उस सूबा में सबसे ज्यादा शरायमवात भी हुआ है और उस सूबा का नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जहां आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सीएम मुराद अली शाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। इजलास के दौरान ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी देखने को मिली। सवाल यह है कि असेंबली का इजलास बुलाया क्यों गया, इस इजलास का फायदा किसे हुआ, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर इजलास में क्यों ना आए, इन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा ही सादा सा सवाल है मेरा, आज कौमी असम्बली का इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर, फिर हुकूमत के कहने पर रिक्विजिशन वापस ली गई, रेगुलर इजलास बुलाया गया, इस इजलास का फायदा किसको हुआ तारड़ साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि कोरोना के हवाले से बहुत ज़रूरी था कि फ्लोर ऑफ द हाउस डिबेट ज़रूर हो और कौम को असल हकाइक से आगाह किया जाए। और आज हमारे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब ने रोशनी डाली और लॉकडाउन के हवाले से बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया भर में जहाँ पे केसेस में इजाफा है, अमवात में इजाफा है, वहाँ लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है। हमारे यहाँ जब केसेस कम थे तो लॉकडाउन में नरमी थी, और अब केसेस में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, तो हम लॉकडाउन में नरमी किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमने जो है वो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ लिया है और लोगों की ज़िंदगियों का दारोमदार इस पे है। तो ये बात करना और ये हुकूमत को बावर करवाना और आम आवाम तक ये बात पहुँचाना कि इस वक्त ज़िंदगियाँ बचाना इंतहाई ज़रूरी है और इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक डिबेट ज़रूर हुई है और ये डिबेट बहुत ज़रूरी थी, लॉन्ग ओवर ड्यू थी, और पार्लियामेंट से ये बात जो है ये करना इंतहाई ज़रूरी था कि क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी को बचाने के लिए और लोगों को महफूज रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, कमोबेश वही बातें थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी सुनते हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा 18वीं तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी के मामले को उठाया, साथ ही साथ उन्होंने कहतुर रिजाल की बात की हुकूमती कैंप्स के ऊपर कि वजारतों का कलमदान देने के लिए लोग मिलते नहीं हैं, गैर मुंतखब लोगों को चुना जाता है, मतलब मोर और लेस सिमिलर सी बातें दिखाई दी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी भी कराई कि हम आपके साथ चलने को तैयार है। ऑपोजिशन लीडर की तरफ से थोड़ा सा फुकदान दिखाई देता है, आज वो इजलास के अंदर हाजिर भी नहीं हुए, वहां भी नहीं गए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासतौर पे ऑपोजिशन लीडर का जो रवैया दिखाई देता है उस पर तनकीद की जा रही है। देखिए, कल रात तक उनकी मुकम्मल तैयारी थी और इजलास उन्होंने हर सूरत अटेंड करना था, मगर उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो कुछ वजह से लो इसलिए है कि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला रहे हैं, उनकी एक सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट दिया गया है, ही 69 ईयर्स ऑफ एज। तो उनके डॉक्टर्स की तरफ से उनको रिटन एडवाइस भी आई थी कि आप रश वाली जगह और जहाँ पे लोगों का ज़्यादा जो है वो रश हो वो अवॉइड करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि कल डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांदीवाला साहब का भी बयान आया इस हवाले से, और उन्होंने ये बात की कि कोरोना जो है वो ईवान तक पहुंचा है और 3 MNAs में भी ये डायग्नोज हुआ है। तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक कैंसर पेशेंट रहे हैं तो उन्होंने स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स की एडवाइस पे जो है वो इजलास अटेंड नहीं किया। और देखिए, हाई रिस्क पेशेंट वो ऑलरेडी हैं, तो जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको वैसे भी रश वाली जगह अवॉइड करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत से मशवरा भी किया, सबसे बात भी की, और आज ख्वाजा आसिफ साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्होंने जमात की भरपूर नुमाइंदगी की, उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी की और तमाम हवालों से बात की। बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि वो रिक्विजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन की थी इसलिए सवाल उठाया जाता है कि ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन की, फिर हुकूमत को दरखास्त करनी पड़ी कि रिक्विजिशन वापस लें, फिर रेगुलराइज हुआ, तो ऑपोजिशन ही चाहती थी कि इजलास बुलाया जाए, इसलिए शायद सवाल उठाया जाता है। हुआ ये कि जिस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू कर ली, हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया, उसके बाद ऑपोजिशन वॉकआउट करके चली गई। मुराद सईद साहब की तकरीर थी या दीगर लोगों को सुना ही नहीं ऑपोजिशन ने। देखिए, बात यह है कि असेंबली के अंदर जो नॉर्म्स हैं, आप देखिए कि वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं थे, वज़रा की आप तादाद देख लें तो चीदा लोग नज़र आए। ऑपोजिशन की हाज़िरी फिर भी बहुत अच्छी थी, जो ऑपोजिशन बेंचेस हैं वो खचाखच भरे हुए थे। हुकूमत की तरफ से आप देखें कि ऐवान के अंदर हालात ये हैं कि वज़ीर सेहत मौजूद नहीं है। वी आर 2 years into दिस गवर्नमेंट, आपके पास इतना बड़ा पेंडेमिक आया है, बहुत हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वज़ीर आज़म के पास कलमदान है वजारत सेहत का। आपने ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो कि एक ज़ैली सतह के अफसर थे आलमी इदारा सेहत में,
उनको ज़रूर आपने मुशीर सेहत लगाया, बट मुझे ये बताए ना ऐवान के अंदर कौन शख्स है जो कोरोना के हवाले से बात करता। तो ये बहुत गैर संजीदगी है हुकूमत के पार्ट के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को चाहिए था कि इस इजलास को सीरियसली लेती, और रिक्वेजिशन जब वापस ली गई तो हुकूमत से कुछ मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी में तय हुए थे, और उस पर फिर सेशन ये जॉइंटली बुलाया गया था। तो आज का सेशन जो है वो मैं समझता हूँ कि सबके कंसेंसस के साथ बुलाया गया था, मगर इनिशिएट उसको बाकायदा अपोजिशन ने किया था। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह वहाँ पे तकरीर की, और उसके बाद वॉकआउट इसलिए हुआ कि मुराद सईद साहब की तकरीर अक्सर और बेशतर आप देखते हैं कि वो गैर संजीदगी पे, और वो अक्सर मड स्लिंगिंग करते हैं। कोई सीनियर आदमी या कोई वजीर मौजूद नहीं होता जो सीनियर वजीर हो, जो एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को जानता हो, कि वो रिस्पॉन्ड करे एक पार्टी के चेयरमैन या एक सेंट्रल लीडर की तकरीर को। और हुकूमत के साथ अक्सर ये हमारा गिला भी रहा है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी ये बात हम लेके आए हैं कि ये हर स्पीच को रिस्पॉन्ड करना ये कोई रूल्स में नहीं लिखा हुआ। तो ये बाकायदा अपोजिशन लीडर्स को वहां पे रिडिक्यूल किया जाता है, एक तमस्खर उड़ाया जाता है। और मुराद सईद साहब का जो रवैया है, जो लहजा है, जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां पे क्योंकि एक वो बात आपकी ठीक है तारड़ साहब। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान को अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है। अब कप्तान ने अपने किस खिलाड़ी को किस बैटिंग ऑर्डर के ऊपर खिलाना है, ये तो कप्तान डिसाइड करेंगे ना, ये तो वजीर आजम पाकिस्तान का यानी इख्तियार है। इस हवाले से ऑपोजिशन के क्या एतराज है कि वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें? देखिए, बैटिंग ऑर्डर की जहां तक बात है, आलम ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आप बैट्समैन तो लेके आए ना, आपका बैटिंग लाइनअप का ये मयार है कि आपके पास हेल्थ का मिनिस्टर नहीं है, आपने वो कलमदान अपने पास रखा है और आप उससे इंसाफ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जो संजीदा लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको मौका नहीं दिया जाता। जो गालम गलोच और इस तरह की सियासत को फरोग देते हैं, उनको ज्यादा मौका दिया जाता है। तो बैटिंग लाइनअप की जहां तक बात है, बतौर ऑपोजिशन ये हमारा राइट है कि हम उस पर जो है वो एतराज भी करें, उस पर हम क्रिटिसिज्म भी करें। और ये वो लोग थे जो ऑस्टेरिटी के नाम पे और सादगी के नाम पे वोट लेके आए थे। 50 लोगों की काबीना है जिसमें अक्सरियत जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों की है। और उस कैबिनेट में भी आप देख लें जिस तरह के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जिस तरह की याशियां की जा रही हैं, जिस तरह के इखराजात किए जा रहे हैं, तो धरनों में तो सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी। ये किन दावों पे आए थे, ये किन वादों पे आए थे। और अफसोस की बात यह है कि जहां मैं वजारत की बात कर रहा हूं, जब ये पेंडेमिक आया तो वफाकी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर अला बख्श मलिक को चेंज कर दिया गया और डॉक्टर तौकीर शाह को लगा दिया गया। चंद हफ्ते गुजरे, अभी ये कोरोना वायरस चल रहा था, तो डॉक्टर तौकीर शाह को लगा के एक तीसरे सेक्रेटरी साहब को लगा दिया गया, जिनकी रिटायरमेंट जो है वो अनकरीब आने वाली है। तो जहां हालात ये हों कि वजारत सेहत आपसे कंट्रोल ना हो रही हो, तो वहां बैटिंग ऑर्डर के अलावा प्रायोरिटीज का भी बड़ा फुकतान है। तरजीहात का नहीं पता कि हमारी तरजीहात हैं क्या, और सेहत के हवाले से हमने क्या स्टेप्स उठाने हैं। लॉकडाउन के हवाले से अगर आप देखें तो पंजाब और वफाक की जो है वो ज़हनी हमांगी नजर नहीं आती। वफाक एक बात करता है, पंजाब कहता है हमने लॉकडाउन लिफ्ट नहीं करना। तो और इन हालात के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी का जिस तरह तबादला किया गया, तो ये गवर्नमेंट शायद कोरोना को या तो बहुत इजी ले रही है या इनको तरजीहात का नहीं पता। दो बड़े अहम सवाल है आपसे, क्राइसिस से किस तरह मुख्तसर निपटा बता जाता है। दीजिएगा। नंबर 1 तो 18वीं तरमीम से मुतालिक हुकूमत ने आपसे बात की है, मुशावरत हुई है, और दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है? ये दो सवाल है, मुख्तसर बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है सर। जी देखिए, बिल्कुल इस पे ना फॉर्मल और ना इनफॉर्मल कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं है। माजी में नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से मीटिंग्स भी होती रही हैं, और जो स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, जिसको रियाज फतियाना साहब हेड करते हैं, उधर हमने एक मसवदा भी पेश किया था, और उसमें बतौर स्पेशल इन्वाइटी शायद खान साहब भी गए थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी गए थे, मैं खुद उसमें शरीक था। तो तब तक तो बात हुई थी, आज से चंद माह पहले तक। अभी माजी में हमें कोई ना कोई राब्ता हुआ है, ना कोई इस हवाले से बातचीत हुई है। और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों की मैं बात कर रहा हूं, 18वीं तरमीम और नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं है। और ये जो तासर दिया जा रहा है कि शायद हम जो है वो एक ऑर्डिनेंस को दूसरी तरमीम के साथ, आईनी तरमीम के साथ जो है वो कंडीशनल कर रहे हैं, ये तासर बिल्कुल गलत है। जब बात ही कोई नहीं हुई तो कंडीशनल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि 18वीं तरमीम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है,
उसको पार्लियामान से मंजूर करवाया गया है, वो एक आइन का हिस्सा है और मेजॉरिटी के साथ वो मंजूर करवाया गया है। और सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। तो इस पे देखिए हुकूमत की तरफ से तो बात ही कोई नहीं है, मगर हमारा स्टांस सूबाई खुद मुख्तारी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस पे हम इंशाल्लाह खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर वफाकी हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है बजट की तैयारी। बजट में तैयारी जब वफाकी हुकूमत कर रही है तो दूसरी जानिब IMF की जानिब से कुछ कड़ी शराइत रखी जा रही हैं। क्या ऐसे में वफाकी हुकूमत आम आदमी को रिलीफ पहुंचा पाएगी? क्या रियलिस्टिक बजट पेश कर पाएगी? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोरोना क्राइसिस में वफाकी हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बजट 2020-21 की तैयारी है। एक जानिब वजीर आजम ने मुआशी टीम को बजट तैयारी पर काम तेज करने की हिदायत की है और अहकामात सादिर किए हैं कि आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड यानी IMF की जानिब से आइंदा बजट में सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव का सामना है। ज़राए का कहना है कि IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियां 5100 अरब चाहता है, यानी 5000 अरब से ज़ायद टैक्स वसूलियां चाहता है। और IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर ना होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं होगा। ज़राए का यह भी कहना है कि IMF का मुतालबा है कि बजट खसारा GDP का 0.4% मुकर्रर किया जाए, जबकि सूद और कर्ज अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मख्तस किए जाए। ज़राए के मुताबिक IMF के मुतालबे पर 5100 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। और ज़राए ने यह भी बताया कि वजारत खजाना ने IMF के बजट अहदाफ से मुताल्लिक कोई फैसला करने से गुरेज किया है। एक मुश्किल फैसला है और ये मुश्किल फैसला वजारत खजाना खुद जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बल्कि तमाम अहदाफ वज़ीर आज़म से मुकर्रर कराना चाहती है। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार है, इदारे बंद और बेरोजगारी की शरह में इजाफे का खदशा है, क्या IMF की कड़ी शराइत से आम आदमी को रिलीफ देना मुमकिन हो? पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक बजट की तैयारी इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है, क्योंकि IMF ने टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो बहुत कड़ा बड़ा सख्त मुकर्रर किया है। तकरीबन 5000 अरब से टैक्स वसूलियों का हदफ ज़्यादा बताया जा रहा है। तो आप बताइएगा कि कोरोना क्राइसिस में IMF का ये मुतालबा कितना जायज़ है? देखिए, बजट बनाना इस साल बड़ा मुश्किल होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर में इश्यूज यही आ रहे हैं। पाकिस्तान को शायद उससे भी कुछ ज़्यादा संगीन इश्यूज का सामना होगा। देखिए, इस वक्त बरतानिया ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानिया के मुतालिक ये कहा है कि दूसरी जंग अजीम में उनका बजटरी खसारा जो है वो 20% पे पहुंच गया था। तो वो तशबीह दे रहे हैं कि इस वक्त भी बरतानिया जो है वो हालत जंग में है और अगर उनका बजटरी खसारा 20% से भी ज़्यादा हो जाए तो उनको परवाह नहीं करनी होगी। अमेरिका में भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन आ रही है। पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और ये मज़ीद मुश्किल वक्त होने चला है। बजट में हमें ख़ास ख्याल रखना होगा कि सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से क्या अमाउंट जो है वो मुख्तस की जाती हैं। जैसे बाकी दुनिया में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में हमें इसकी परवाह नहीं करनी होगी कि बजटरी खसारा कितना बढ़ता है। हमें माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। जिस तरह अस्पतालों में तिब्बी वेंटिलेटर्स की बात हो रही है, इसी तरह मईशत में हमें माशी वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करना है। और दो किस्म के पाकिस्तानी शहरियों को, एक तो कॉर्पोरेट सिटीजन्स कहलाता है जो कंपनीज हैं, और एक आम शहरी हैं जैसे आप और मैं हैं। इन दोनों को माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड करना होगा 2 या 3 महीने के अरसे के लिए, ताकि उन 2-3 महीनों में माशी तौर पे ये दो शहरी, कंपनीज भी और आम शहरी भी सांस लेने के काबिल रह सकें। और फिर 2-3 महीने के बाद जब ये वबा कंट्रोल में आ जाए तो फिर वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाएं। तो बजट में खास ख्याल रखना होगा कि ये माशी वेंटिलेटर्स किस तरह प्रोवाइड किए जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हमने तो ये सुना था कि IMF कोई हमें कर्ज छूट दे रही है, इसके साथ साथ आलमी डोनर एजेंसीज बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही हैं। तो ये जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, इसमें तो मामला बिल्कुल बरक्स मालूम होता है सर। देखिए, मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि पिछले 100 साल इंसानी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अपनी जंग में लगी है।
हमें ये एक्सपेक्टेशन रखना, ये तवक्को रखना कि हमारा कोई बैरूनी ताकत आके हमारी मदद कर देगी, ये तवक्को जो है ये मैं समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक होगी। इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो किसी दूसरी मुल्क की मदद करने की सिचुएशन में नहीं है। जहाँ तक डेट रिलीफ का मामला है, हमारे ऊपर अगर आप बजट 2019-20 को खोल के देखें तो 88% बोझ जो है डेट सर्विसिंग का, कर्जा उतारने का, वो अंदरूनी कर्जाजात के हवाले से है। सिर्फ 12% का कर्जा ऐसा है जो बैरूनी कर्जाजात के हवाले से है। तो बैरूनी कर्जाजात में जितनी भी छूट मिल जाए उसका कोई खास असर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के बजट के ऊपर नहीं होने का है, जब तक कि अंदरूनी जो डेट सर्विसिंग है, जो तकरीबन 2500 अरब की मुख्तस की गई है पिछले बजट में, टोटल थी 2900। तो आप अंदाजा कीजिए कि 88% बोझ जो है डेट सर्विसिंग का, वो तो सारा का सारा अंदरूनी है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और विफाकी हुकूमतें ये दोनों मिलके ऐसे ऐसे पैकेजेस ला रहे हैं जो कि माशी वेंटिलेटर का काम करेंगे। हमें आईएमएफ को मनाना होगा, आईएमएफ को इस राह पे लाना होगा कि जब तक हम माशी वेंटिलेटर्स क्रिएट नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और जिसका पहला टेस्ट होगा जो बजट हमारा सामने आने वाला है, उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की आबादी हम किसी पटरी पे नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जहां पर हुकूमतों के लिए बहुत बड़ा एक कड़ा चैलेंज है, वहीं एक कॉमनर के लिए, आम आदमी के लिए भी तो उतना ही बड़ा चैलेंज है ना। तो अगर डेट सर्विसिंग की मद में हो या फिर बजट खसारा पूरा करने की मद में हो, ये टैक्सेस का बोझ आपको लगता है कि इस बजट में आम आदमी पर मजीद डाला जाएगा, मजीद बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त सुनहरी मौका है कि वो कर्जाजात का बोझ जो है उसको कम कर सके। और अगर कर्जाजात का बोझ कम होता है तो आप उसको इकोनॉमिक्स में स्टिमुलेंट कहा जाता है, यानी कि वो एक ताकत का टीका है मईशत के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ताकत का टीका मईशत को लगाया जाएगा तो एंड में रिजल्ट ये होगा कि हुकूमत की तिजोरी भी बढ़ सकेगी। जितनी तेजी से हुकूमत का मईशत का पहिया घूमेगा, जितनी तेजी से वो चलेगा, उतनी तेजी से हुकूमत की तिजोरी भी भर सकेगी। अब फायदा ये हुआ है कि जो $70 का तेल हम जनवरी 2020 में खरीद रहे थे, वो अब $20 पे पहुंच गया है। और उसके ऊपर से हमने अपना जो पेट्रोलियम लेवी है वो आपने देखा कि 15 रुपए से 30 रुपए पे ले गए हैं। तो बहुत सारा जो टैक्स कलेक्शन है वो हम डायरेक्ट टैक्सेस से उठा के ले जा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमें सुनहरी मौका मिला है कि एलएनजी की कीमत कम की जा सकती है। हम बिजली बनाते हैं, कोयले से बनाते हैं, एलएनजी से बनाते हैं, फर्नेस ऑयल से बनाते हैं। उन तीनों चीजों की कीमत 50 से 70% आलमी मंडियों में कम हो गई है। और यहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिसमें हुकूमत भी जीतेगी और इस हुकूमत के शहरी भी जीतेंगे अगर हम इन तीनों चीज़ों की कीमतें नीचे लेके आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब इस सेक्टर के अंदर तो हुकूमत के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है। जैसे आप बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो गिरती हुई कीमतें हैं, जो खाम तेल की कीमतें आलमी मार्केट के अंदर वो बहुत कम है। आपको लगता है, हमने देखा है माजी में उस तनासुब से आम आदमी के ऊपर वो शिफ्ट नहीं की गई, लेकिन क्या ये ब्रीदिंग स्पेस एक कॉमनर को भी मिलेगी? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि PMLN की हुकूमत के दौरान देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान देख लें, मैंने देखा है जब आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत, जब खाम तेल की कीमत बड़ी तेजी से गिरती है तो उसका तकरीबन 80 से 85% जो फायदा है वो हुकूमत अपने पास रख लेती है और 15 से 20% जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। पीटीआई ने भी एग्जैक्टली वही पॉलिसी अपनाई है। पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जब आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत गिरी है तो हुकूमत ने तकरीबन 80% जो है वो उसका फायदा अपने पास रख लिया है और 20% का फायदा अवाम के ऊपर मुंतकिल किया है। फ्रॉम अ प्योरली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ये अच्छे फैसले नहीं हैं। अगर मईशत को इस वक्त स्टिमुलेंट की जरूरत है, एक ताकत के टीके की जरूरत है और खुदा ने ये तोहफा हुकूमत को उसके सामने ला के रख दिया है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत 70-80% गिर गई है, कोयला 50% डाउन है, LNG कोई 80% डाउन है और इनका बेशुमार इस्तेमाल है पाकिस्तान में। अगर ये फायदा मैं समझता हूँ 50% तक हुकूमत अपने पास रख ले, 50% आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए तो GDP को, हमारी मईशत को एक ताकत का टीका इतना जबरदस्त किस्म का लग सकता है
कि उसके नतीजे में मईशत का पहिए की रफ्तार तेज हो जाएगी और जिसके नतीजे में हुकूमत की तिजोरी भी भरने लगेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हमारे इक्तिसादी मूड डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अगर ये रिलीफ हुकूमत आम आदमी पर भी शिफ्ट करती है तो तभी मामला बेहतर हो सकेंगे कॉमनर के लिए, लेकिन ये होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आम आदमी का मुकदमा लेकर मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आज आपके दर पर एक आम आदमी का मुकदमा लेकर आए हैं। वो आम आदमी जिसके लिए माह सयाम में सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान पर पुरतकल्लुफ़ पकवान तो दूर, भूख मिटाने तक का बंदोबस्त नहीं। मीर रियासत माना कि आपको आम आदमी का एहसास है, आप चाहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ पहुंचे। आपने महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत भी जारी की हैं, मगर इस सब के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। मीर रियासत माना कि मटन, चिकन, फल और दूध का गरीब आदमी से क्या ताल्लुक, मगर 2 वक्त की रोटी तो शायद गरीब का हक है। मीर रियासत आज 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 35 रुपये का इजाफा किया गया है। ये इजाफा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता दिनों में भी मुल्क भर में गंदम के बहरान के बायस आटे की कीमत 70 रुपये फी किलो तक जा पहुंची थी। इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 805 से बढ़कर 840 रुपये का हो गया है। मीर रियासत अगर ये इजाफा यूं ही जारी रहा तो शायद रोटी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। मीर रियासत इदारे शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफा अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने के बायस हुआ है और एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें चिकन 37 रुपये, बकरे का गोश्त 9 रुपये फी किलो, केले 8 रुपये फी दर्जन, आलू 3.5 रुपये फी किलो, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 49 रुपये महंगा हुआ है। एक हफ्ते में दही, ताज़ा दूध, दाल, मूंग और अंडे की कीमतों में भी इजाफा देखा गया और इसी तरह हालिया हफ्ते में महंगाई में 0.36% इजाफा सामने आया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में कमी भी हुई है, जिसमें टमाटर 82 पैसे फी किलो, प्याज 4.5 रुपये फी किलो सस्ती हुई है, जबकि दाल मसूर 4 रुपये 63 पैसे और सफ़ेद चना 2.25 रुपये फी किलो सस्ता हुआ है। इदारे शुमारियात ने मजीद बताया कि एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 4.25 रुपये सस्ता हुआ। चीनी और घी की कीमतों में भी कमी हुई, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। मुनाफाखोर सरगर्म दिखाई देते हैं, बेलगाम दिखाई देते हैं, उन्हें नुकेल डालने वाला कोई नहीं है। मीर रियासत जहां सहरी और अफ्तारियों का एहतमाम किया जाता था, हर साल होता था, जहां मुखैर हजरात गरीबों के लिए अपने दस्तरखान मख्तस करते थे, जहां सरकार की जानिब से सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाते थे, इस साल कोरोना के बायस ऐसा कुछ भी नहीं है। मीर रियासत गरीब रियाया आपकी जानिब देख रही है। उम्मीद गरीब रियाया को रिलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम डाली जाएगी ताकि आम आदमी भी माह रमज़ान के रोज़े रख सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।